हेलो, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलते हैं हम लोग आज कक्षा 5 8 ग्रेड पुस्तक पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 7 पर। तो जैसा कि पाठ का नाम है पानी के प्रयोग, इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न पहला ही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि। आपने अपनी पुस्तक देखी हो तो उसमें एक मृत सागर बना है, उसमें एक लड़का लेटे लेटे तैर रहा है आराम से। तो ये इसमें तैरना क्यों आसान है? इसका पहला पहला विकल्प है पानी गाढ़ा होता है, दूसरा है पानी पतला होता है, तीसरा पानी में कोई अंतर नहीं होता है और चौथा है पानी हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर जैसा कि पानी गाढ़ा होता है, एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा। पानी गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है? क्योंकि यहाँ के पानी में लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक होता है। सबसे खारा पानी मृत सागर का है दुनिया में, तो इसलिए इसका क्या है, घनत्व अधिक है और यह गाढ़ा है, इसलिए इसमें आराम से तैर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा और हमने यहाँ लिख दिया पानी गाढ़ा होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी याद रखिए कि 1 लीटर में मृत सागर के लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है, क्योंकि विकल्प में यह भी आ सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक बा की ओर। प्रश्न क्रमांक बा लिखा है, चाय बनाते समय कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलेगी? जब इसे छानेंगे तो छन्ने पर कौन सी वस्तु छन्नी में ऊपर रह जाएगी? तो यह आप लोग नॉर्मल सी बात है कि इसमें सभी लोग एकदम सही आंसर लगाएंगे। और आपको पता ही है सबके घर में चाय बनती है, तो जब हम चाय छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती छन्नी में ही रह जाती है, ठीक है। तो छन्नी के ऊपर क्या रह जाती है? चाय पत्ती रह जाती है। तो इसका राइट आंसर नंबर 2 होगा, चाय पत्ती, ठीक है। दूध पानी में घुल जाता है और छन्नी से निकल जाता है, शक्कर भी उसमें घुल जाती है पानी में और वो भी निकल जाती है छन्नी से। तो इसका राइट आंसर दो नंबर विकल्प होगा, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती पानी में नहीं घुलेगी और यह छानने पर छन्नी के ऊपर ही रह जाएगी। तो हमने यहाँ 2 नंबर चाय पत्ती लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक सा की ओर। प्रश्न क्रमांक सा लिखा है, पानी में तैरने वाली वस्तुओं के सही समूह को पहचानिए। तो अब हमें इन विकल्पों में पानी में जो वस्तुएं पूरी पूरी तैरेंगी उन विकल्पों को चुनना है। तो जैसा कि पहला विकल्प लिखा है स्टील की चम्मच, तो आप यहीं से पहचान गए कि स्टील की चम्मच नहीं तैरती, तो ये तो गलत हो गया। फिर कागज की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल, तो यह तैर जाएगी। और प्लास्टिक की गेंद, आपका यह पूरा समूह सही है कि कागज की नाव भी पानी में तैरती है, प्लास्टिक की खाली बोतल भी और प्लास्टिक की गेंद भी। तो हम लोग 2 नंबर विकल्प को सही मान लेंगे और 2 नंबर विकल्प पर टिक कर देंगे। आप लोगों को लेकिन विकल्प चारों पढ़ने हैं, क्योंकि ताकि आपको पता चल सके कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि पहला अक्षर पढ़ गए कागज की नाव, बस बीच में होगी चम्मच, तो आप लोग इसको गलत कर देंगे। तो इसमें देखो स्टील की चम्मच है, तो ये भी गलत हो गया, 3 नंबर विकल्प। और कागज की नाव इसमें लिखा है, तो आप ऐसा नहीं करना कि 4 नंबर विकल्प जैसे इसमें कागज की नाव लिखे तो इसको भी फिर इसके आगे पढ़ना। जैसे लोहे की कील, तो इसमें लोहे की कील नहीं तैरेगी, जबकि प्लास्टिक की गेंद तैर जाएगी। तो बीच में देखो लिखा है लोहे की कील, या नहीं तैरेगी, तो विकल्प नंबर 4 भी गलत हो गया। तो इस प्रकार आपको सभी विकल्प पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपके विकल्प नंबर 2 सही होगा कि कागज की नाव और प्लास्टिक की खाली बोतल और प्लास्टिक की गेंद तैर जाएगी। तो विकल्प नंबर 2 सही है, कागज की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल, प्लास्टिक की गेंद, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक बा की ओर। प्रश्न क्रमांक बा है, जैसा कि आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे कांच के गिलास में डाला तो क्या होगा? कांच के गिलास में डाला तो पानी में डालने पर यह दोनों टूट जाएंगे।
नहीं टूटेंगे, पानी में क्यों टूटेंगे। फिर दोनों पानी में तैरने लगेंगे। फिर तीसरा है दोनों पानी में डूब जाएंगे, जबकि इसका राइट आंसर है कच्चा अंडा डूब जाएगा और उबला उबला तैरने लगेगा, क्योंकि उबला अंडा हल्का हो जाता है, ठीक है, उबल जाता है तो उसके जो भीतर का जो वो पीला भाग होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर नंबर 4 विकल्प सही हो जाएगा, कच्चा अंडा डूब जाएगा और उबला अंडा तैरने लगेगा, ठीक है। तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 1.2 रिक्त स्थान भरिए। तो जैसा कि आपके सामने पहला है, एक सुई पानी में खाली स्थान जाती है परंतु एक विशाल जहाज खाली स्थान रहता है। तो एक सुई पानी में डूब जाती है परंतु एक विशाल जहाज तैरता रहता है। तो आपने देखा होगा कि आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि एक सुई को पानी में डालेंगे तो वह डूब जाएगी, और जबकि एक बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है। क्यों, इसका कारण यह है कि जो सुई है वो पतली है और उसके नीचे जो पानी रहता है वो क्या होता है, कम रहता है। सुई की नोक में पानी या लेटी हुई सुई के नीचे भी पानी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उसका सुई का घनत्व ज़्यादा होगा और पानी का घनत्व कम हो जाएगा, तो इसलिए सुई डूब जाएगी। जबकि जहाज होगा उसके नीचे पानी ज़्यादा होगा, उस और ऊपर का भाग मतलब कि जो जहाज है वो कम रहेगा, तो इसमें पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहाज का ज़्यादा पानी पे रख रहेगा और जहाज का वजन कम होगा, इसलिए जहाज तैरता रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना, ये घनत्व की बात है कि सुई का घनत्व अधिक होगा, पानी का कम, तो सुई डूब जाएगी, और जहाज का घनत्व कम होगा और पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, इसलिए जहाज तैरता रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे है प्रश्न क्रमांक 2, चॉक पाउडर को पानी से खाली स्थान द्वारा अलग किया जा सकता है। तो अगर चॉक को पानी में घोल देंगे तो हम उसे छानकर अलग कर सकते हैं, क्योंकि चॉक पानी में नहीं घुलेगी पूरी तरह से, ठीक है। तो चॉक पाउडर को पानी से छानने द्वारा अलग किया जा सकता है। तीसरा है, नींबू खाली स्थान मिले पानी में तैरता है। तो नींबू नमक मिले, किसी नींबू को लेना और पहले उसको डाल देना, तो हो सकता है वो डूब जाए, और फिर उसमें उस पानी में नमक डाल देना, तो नमक जैसे ही घुलेगा तो क्या होगा कि नींबू तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि जो नमक होगा वह पानी में घुलेगा, तो जो पानी में रिक्त स्थान है मतलब खाली जगह है वो नमक भर देगा, तो जैसे ही भरेगा तो नमक पानी का घनत्व अधिक हो जाएगा और नींबू तैरने लगेगा, ठीक है। तो नींबू नमक मिले पानी में तैरने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, खाली स्थान 4, तेल पानी पर खाली स्थान होने के कारण सतह पर तैरता है। तेल क्या होता है, पानी से हल्का होता है, मतलब उसका घनत्व कम होता है, तो तेल पानी पर हल्का होने के कारण तैरता रहता है, मतलब सतह पर तैरता रहता है। उसके ऊपर कभी एक बूंद मतलब तेल डाल के देखना पानी में, तो वो क्या होगी, ऊपर तैरने लगेगी, ठीक है। तो इससे आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, आपको क्लियर जानकारी हो जाएगी। क्या है कि अगर आप करके देखते हैं तो अधिक दिनों तक याद रख सकते हैं, आप नहीं भूलेंगे, और ऐसे पढ़कर भी बस याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि तेल पानी पर ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, हल्का होने के कारण। चलते हैं 5 नंबर पर, शक्कर ठंडे पानी की अपेक्षा खाली स्थान पानी में जल्दी घुलती है। तो शक्कर जो ठंडी पानी की अपेक्षा है वह गर्म पानी में जल्दी घुलती है, क्योंकि उसकी जो गर्मी होती है पानी की वह शक्कर को पिघला देती है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखना कि ठंडे पानी की अपेक्षा शक्कर गर्म पानी में जल्दी घुलती है, तो इसमें हम लोग गर्म भर देंगे। इस प्रकार पांचों खाली स्थान हो गए, पहले में डूब जाती है और पहले में तैरता रहता है, फिर दूसरे खाली स्थान में छानने, तीसरे में नमक, चौथे में हल्का, पांचवें में गर्म। आप इस प्रकार से इन्हें भर लीजिए और समझ कर भरना, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आपसे प्रश्न बन जाएं परीक्षा में। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, पानी में नमक डालने पर क्या होगा। तो उत्तर है, पानी में नमक डालने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का घनत्व मतलब कि
उसके जो रिक्त स्थान होते हैं पानी के अंदर वो भर जाते हैं, तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे पानी में चीज़ें आसानी से तैरने लगती हैं। जैसे कि नींबू वाला था कि नींबू को पानी में तैरने लगता है क्योंकि उसमें नमक डाल दिया गया था। ठीक है, तो पानी में नमक डालने पर पानी का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे पानी में चीज़ें आसानी से तैरने लगती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, संसार में सबसे नमकीन, नमकीन मतलब खारा, ठीक है, नमकीन का अर्थ है खारे से, तो सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। तो उत्तर है मृत सागर। जैसा कि हमने बताया कि 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है, इसलिए यह सबसे खारा सागर है, मृत सागर है, मृत। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर पानी पानी पर ढक्कन पर तेल, पानी और शहद की बूंदों की दौड़ कराई। सोच कर लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी और क्यों। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि ये आयशा है, यह टिफिन का ढक्कन है, इस पर 3 बूंदें हैं, पानी की, तेल की और शहद की। ठीक है, और फिर उसको खड़ा करती है और देखती है कि कौन सी बूंद आगे निकल पाती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि पानी की बूंद सबसे आगे और शहद की बूंद सबसे पीछे होगी, क्योंकि पानी सबसे कम गाढ़ा, मतलब पानी का घनत्व सबसे कम है, और शहद तीनों में सबसे गाढ़ा होता है। ठीक है, शहद सबसे चिपचिपा होता है, इसलिए वह नहीं, मतलब आगे दौड़ेगा। ठीक है, सबसे पीछे रहेगा। तो पानी की बूंद सबसे आगे और शहद की बूंद सबसे पीछे होगी, क्योंकि पानी सबसे कम गाढ़ा और शहद तीनों में सबसे कम लिखना था यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जैसे कि शहद तीनों में सबसे कम गाढ़ा है, यहाँ पर कामा लिख देना आप यहाँ पर, तो कम गाढ़ा होता है। ठीक है, वो सॉरी इसमें ज़्यादा लिखना है, शहद तीनों में सबसे ज़्यादा गाढ़ा, यहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर कम है, पानी कम होता है, और यहाँ पर शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो यहाँ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, सबसे गाढ़ा या सबसे ज़्यादा गाढ़ा। ये सबसे गाढ़ा लिख देंगे तो भी चल जाएगा, और सबसे ज़्यादा गाढ़ा लिख देंगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है सबसे गाढ़ा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, वह क्योंकि पानी सबसे कम गाढ़ा और शहद तीनों में सबसे गाढ़ा होता है। कोई बात नहीं, नहीं लिखना। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि लिखा है, रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया, अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखिए। क्या होता है कि रमा ने 1 कप पानी में 2 चम्मच नमक घोल दिया, अब इसे फिर से वापस लाना है नमक को, तो कैसे लाएंगे। तो इसकी विधि है बाष्पीकरण करके, बाष्पीकरण कहलाता है पानी को भाप बनाकर उड़ा देना। ठीक है, तो पानी को गर्म करके वाष्प करने वो वाष्प बनने के बाद नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और वापस नीचे नमक के कण आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिए कि वाष्पीकरण करके पानी को गर्म करके वाष्प बनने के बाद नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसको ज्यों कहते हैं लिख लेना है आप, 4 नंबर को कुछ नहीं करना है इसमें संशोधन। पानी की बूंद सबसे आगे और शहद की बूंद सबसे पीछे होगी, क्योंकि पानी सबसे कम गाढ़ा और शहद तीनों में सबसे गाढ़ा होता है। ठीक है, ज्यों कहते हैं लिख लेना। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है, जैसा कि कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों। तो पहला विकल्प है तेज धूप में डाला गया गीला रुमाल, दूसरा है पंखे की हवा में डाला गया गीला रूमाल, और तीसरा है कमरे के अंदर डाला गया गीला रूमाल। तो इनमें से कौन सा रूमाल जल्दी सूखेगा यह आपको बताना है। तो इसका है
तेज धूप में डाला गया गीला रूमाल जल्दी सूखेगा क्योंकि धूप की गर्मी से पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है। जब हम कोई चीज़ धूप में डालते हैं तो धूप की जो गर्मी होती है वह पानी को जल्दी भाप बनाकर उड़ा देती है और चीज़ें जल्दी सूखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि धूप में डाला गया गीला रूमाल जल्दी सूखेगा क्योंकि धूप की गर्मी से पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो लिखा है पानी में घुलने वाली वस्तुओं को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो लिखा है शक्कर, चाय पत्ती और आटा। आप जानते हैं कि शक्कर घुल जाएगी तो हमने यहाँ पर शक्कर लिख दिया। तेल, नमक और कागज में नमक घुल जाए, काला नमक घुल जाएगा तो यहाँ हमने काला नमक लिख दिया। मक्खन, शहद और घी में कौन घुल जाएगा? तो शहद घुल जाएगा पानी में, ठीक है। घी नहीं घुलता, घी तो क्या होता है तेल की तरह मतलब पानी की सतह पर तैरने लगेगा, ठीक है। तो घी नहीं घुलता है, इसमें घुलता है क्या? शहद घुल जाता है। आपने कभी शहद खाया हो, हाथ धो तो तुरंत ही धुल जाता है, ठीक है। तो पहले डिब्बे में शक्कर, दूसरे में काला नमक और तीसरे में शहद आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 7 भी पूरा होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर और इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे प्रश्न आएंगे तो इसमें देखना है आप, ये बॉल बनी है, ये पेंसिल, ये प्लास्टिक की गेंद और यहाँ पर ये पत्थर है, ये बर्फ़ है। बर्फ़ जो जमी होती है ना, कच्ची बर्फ़, वो पानी की बर्फ़ वाली, ये वाली बर्फ़, ठीक है। ये कील है लोहे की, या चम्मच है स्टील की, या रिंग है यानी अंगूठी है, ठीक है। तो अब हमको इसी से संबंधित प्रश्न पूरे करने हैं। तो जैसा कि लिखा है कि चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके तैरने का कारण लिखिए। तो उत्तर है पानी में तैरने वाली वस्तुएं बॉल, पेंसिल, बर्फ, बर्फ भी तैरती है पानी में, और प्लास्टिक की बॉल। तो ये तीनों चीज़ें तैर जाएंगी। कारण इनका घनत्व पानी से कम होने के कारण, इन चीज़ों का है, तो इनका घनत्व पानी से कम होने के कारण ये पानी पर तैरती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मतलब पानी भारी होगा, ये चीज़ें हल्की होंगी, इस कारण से ये तैरती हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण लिखिए। तो पानी में डूबने वाली वस्तुएं पत्थर, कील, चम्मच और रिंग मतलब अंगूठी डूब जाएगी। कारण इनका घनत्व पानी से अधिक होने के कारण ये पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये भारी होंगी, ये पत्थर, कील, चम्मच और रिंग, ठीक है। इनके मतलब इनका वजन ज़्यादा होगा और पानी का जो इनके इसके नीचे पानी रहेगा उसका वजन कम होगा, इस कारण से ये डूब जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी आप आंसर लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लिखा है दिए गए पदार्थों को आप पानी में से कैसे अलग करेंगे? तो पहला है पानी में से चॉक पाउडर अलग करना, मतलब इनको कैसे अलग करेंगे? तो छानने की विधि, मतलब छानने की विधि द्वारा अलग करेंगे। जैसे छानने की विधि से पानी में से चॉक पाउडर छान कर अलग करेंगे, ठीक है। छन्नी से हम लोग छान लेंगे तो पानी नीचे निकल जाएगा और चॉक पाउडर छन्नी में रह जाएगा। आगे पानी में से मिट्टी, तो छन्नी से छानकर पानी में से मिट्टी अलग कर सकते हैं। तो यह भी हो गया कि छानने विधि द्वारा पानी में से मिट्टी भी हम लोग अलग कर सकते हैं। आगे है पानी में से तेल, तो पृथक्करण कीप द्वारा पानी में से तेल अलग कर सकते हैं। क्या होता है कि जब पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है और कीप द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक, ताकि पानी हिले ना, और इसमें से तेल को ऊपर ऊपर निकाल लिया जाता है। यह पृथक्करण कीप आती है एक मशीन। आपने कभी अगर पेपरमेंट का बेचा हो या किसी ने, तो पेपरमेंट को देखिए आप, उसमें नीचे पानी रह जाता है, पेपरमेंट का तेल ऊपर रहता है, और यह वो दुकानदार कीप द्वारा उसे तेल को निकाल देता है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं पानी में से लकड़ी का बुरादा। तो ये है लकड़ी, मतलब जो बहुत पिसी हुई लकड़ी है उसे
बुरादा कहते हैं, तो उसे कैसे निकालते हैं? छन्नी से छान कर, क्योंकि बुरादा भी पानी में नहीं घुलेगा, तो छन्नी से छान कर पानी में से लकड़ी का बुरादा अलग करेंगे। ठीक है, तो यह छानने विधि द्वारा होगा। तो इस प्रकार आपके ये तीनों हो गए, आप इसको आसानी से लिख लीजिए। ठीक है, 3 4 हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 लिखा है, नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे कि इस नमक हमने पानी में घोल दिया है, यह अभी भी पानी में मौजूद है, यह हम कैसे बता पाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण द्वारा, मतलब पानी को गर्म करके। ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा हम उस नमक के घोल को गर्म करेंगे। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो बर्तन की तली, मतलब बर्तन की ये जो निचला भाग है उसमें तली में या तल में नमक के कण वापस मिल जाएंगे। तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे सफ़ेद के नमक के कण उस बर्तन में रखे होंगे जब पानी पूरा भाप बनकर उड़ जाएगा। तो यह वाष्पीकरण विधि द्वारा भी हम बता सकते हैं। और एक और विधि है, जैसे कि स्वाद द्वारा, हम नमक घुले पानी को चख कर भी नमक पानी के अंदर होने का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्वाद लेकर भी बता सकते हैं कि देखो नमक, पानी में नमक है, तब तो यह पानी खारा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर को लिख लीजिए बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं, तो एक प्रोजेक्ट वर्क है, तो इसको बड़ी सावधानी पूर्वक देखना है कि आपके घर में उपलब्ध, वो आपके रसोई घर जहाँ खाना बनता है में उपलब्ध वस्तुओं के पानी पर प्रयोग कर नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरें। तो क्या किस प्रकार भरना है कि वस्तु का नाम यहाँ लिखना है, क्रमांक डले हुए हैं, और यहाँ पानी में घुलनशील, मतलब जो घुल जाए वो घुलनशील है, जो पानी में घुले ना वह अघुलनशील है। ठीक है, और पानी में डूबती है, मतलब डूब जाएगी, या पानी पर तैरती है। ठीक है, तो जो घुल जाएगी उसको यहाँ टिक नहीं करना है, पानी में डूबना तैरना, क्योंकि वो तो घुल ही गई, वो दिख ही नहीं रही कि डूब गई कि तैर रही है। ठीक है, तो आपको जो ऊपर तैरते लगे उसे तैरने में टिक करना है, जो डूबने है उसे डूबने में टिक करना है। ठीक है, हमने इसे लिख दिया है, जैसे कि यह लिखा है पहली वस्तु नमक, तो आप इस प्रकार टिक भी कर सकते हैं कि नमक घुलनशील है, चीनी घुलनशील है, तो आप इस प्रकार टिक भी कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं लिखना है तो। अब जब चीज़ घुल गई तो यह अघुलनशील रही नहीं, न डूबनी न तैरनी, इसमें हमने डैश डैश कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, तो फिर लिखा है स्टील की चम्मच मिलती है हमारे रसोई घर में, तो यह क्या है? अघुलनशील है, यह नहीं घुलेगी, यह क्या होती है? पानी में डूब जाती है। ठीक, आगे चलते हैं, तो आगे है स्टील की चम्मच के बाद तेल। तो तेल क्या होता है? तेल अघुलनशील है, यह पानी में नहीं घुलता और यह पानी की सतह पर तैरता रहता है, ऊपर तैरने लगता है। चावल भी अघुलनशील है, यह नहीं घुलेंगे और यह पानी में डूब जाते हैं चावल। ठीक है, आगे है प्लास्टिक की कटोरी, तो यह अघुलनशील है, नहीं घुलेगी और यह पानी पर तैरने लगेगी, मतलब तैरती है। आगे है चाय की पत्ती, तो चाय की पत्ती अघुलनशील है, आपने देखा होगा चाय बनने के बाद जब छानते हैं तो पत्ती छन्नी में आ जाती है, तो अघुलनशील है, यह पानी पर तैरती है। दूध कैसा है? दूध घुलनशील है, पानी में मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम अलग नहीं कर पाएंगे, और तो यहाँ पर ये अघुलनशील रहेगा ही नहीं, ना डूबना ना तैरना। ठीक है, जो घुल गई तो वो समाप्ति हो गई। आगे नींबू का रस, तो यह घुलनशील है, नींबू का रस भी हम अगर पानी में मिला दें तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर है धना, तो धना को क्या है? अघुलनशील है, धना होते हैं ना जो सब्जी में डालते हैं, धना अघुलनशील है और यह पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह पार्ट पूरा होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।